नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकर्ता अकेडमी में। आज का जो हमारी क्लास होने वाली है वो राजस्थान के सीईटी के मॉडल पेपर से संबंधित होने वाली है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो अंत में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। जयपुर के आधुनिक निर्माता कहे जाने वाले मिर्जा इस्माइल का संबंध किस प्रसिद्ध समझौते से है? तो साथियों आपको पता है कि मिर्जा इस्माइल कहाँ से संबंधित थे? जयपुर से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? जयपुर से। और इनका जो प्रसिद्ध समझौता है वो किससे है? तो साथियों जो कि इनका जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा जेंटलमैन एग्रीमेंट से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। तो जयपुर जो प्रजामंडल था उसके जो अध्यक्ष थे कौन? हीरालाल शास्त्री। जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष हो जाएंगे कौन? हीरालाल शास्त्री। और जयपुर रियासत के जो प्रधानमंत्री थे और दीवान थे कौन? मिर्जा इस्माइल। इनके मध्य ये समझौता हुआ था और इसी के तहत जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो साथियों ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल सकता है। प्रश्न ये भी हो सकता है कि किस समझौते के कारण जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। कौन सा समझौता था वो? जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत भाग नहीं लिया था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर में मराठों के आक्रमण से बचने के लिए सवाई जयसिंह ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था जिसे सुदर्शनगढ़ का दुर्ग भी कहते हैं? तो साथियों किसे कहते हैं सुदर्शनगढ़ का दुर्ग? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ का दुर्ग भी कहते हैं और इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठों के आक्रमण से बचने के लिए करवाया था। और ये कहाँ पे स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। और अगर निर्माण की बात करें कि कब बनवाया तो 1734 ईस्वी में बनवाया था। कब बनवाया था? 1734 ईस्वी में बनाया था और इसको नाहरगढ़ दुर्ग या सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुरजा पक्षी की शरणस्थली का प्रसिद्ध खींचन गांव फलौदी राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो साथियों जो कुरजा पक्षी है साथियों, ये कुरजा नहीं होगा, ये ऐसे होगा कुरजा पक्षी की शरणस्थली के प्रसिद्ध कौन सा शरणस्थली के लिए प्रसिद्ध कौन सा गांव है? खींचन गांव है जो कि कहाँ पे स्थित है? फलौदी में स्थित है। तो ये राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो साथियों जो खींचन गांव है वो फलौदी में स्थित है। ये प्रवासी पक्षी कुंजा के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यह क्षेत्र राजस्थान के भौतिक विभाजन के अनुसार पश्चिमी रेतीले मैदान या मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? तो साथियों 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? एजीजी कौन होता था? एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी होता था। और 1857 में कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका जो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय होता था वो माउंट आबू में और शीतकाल में कहाँ पे होता था? अजमेर में। शीतकाल में कहा? अजमेर में। और ग्रीष्मकालीन माउंट आबू में इसका मुख्यालय होता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की चित्रकला शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक व सजीव चित्रण किस शैली में देखने को मिलता है? तो साथियों पशु पक्षियों का सर्वाधिक व सजीव चित्रण जिस शैली में देखने को मिलता है वो शैली हो जाएगी ऑप्शन ए बूंदी शैली। और बूंदी शैली किस स्कूल के अंतर्गत आती है? बूंदी शैली हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आती है। कौन सी? हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत ये शैली आती है। और ये चित्रकला शैली को, इस शैली को पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें नाचते हुए मोर, उड़ते हुए पक्षी तथा वन्य जीवों का मनमोहक व सजीव चित्रण किया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ के रचयिता कौन है जिसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है?
तो साथियों राजस्थान का गजेटियर पूछ लिया जाए कि किसे कहा जाता है, तो मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। और इसके जो रचयिता हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनोत नैन सी इसके रचयिता हो जाएंगे। और मोहनोत नैन सी क्या अगर पूछ ले जाएगी कौन थे, तो मोहनोत नैन सी जो जोधपुर के महाराजा थे, कहाँ के, जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दीवान थे, कौन थे, जसवंत सिंह के दीवान थे कौन, मोहनोत नैन सी। और इन्होंने मारवाड़ के परगनों की जो जनसांख्यिकी व आर्थिक जानकारी होने के कारण इनको मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का गजेटियर कहा है। किसको, राजस्थान का मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर किसने कहा है, तो ये मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। किसने कहा है, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि इसमें जो मारवाड़ के परगने होते थे उनकी जो जनसांख्यिकी का रिकॉर्ड होता था, वह आर्थिक रिकॉर्ड जो इसमें होता था वो इसी के अंतर्गत होता था, इसलिए इसको राजस्थान का गजेटियर मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो दूसरा चरण था, तो साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ था, 3 चरणों में हुआ था। हमसे दूसरे चरण का पूछ रहा है कि 1915 से 1923 के मध्य इसका नेतृत्व मुख्य रूप से किसने संभाला था, तो साथियों पहला जो चरण है वो किसने संभाला था, साधु सीताराम दास ने संभाला था। लेकिन दूसरे चरण में कौन जुड़ गए थे, विजय सिंह पथिक जुड़ गए थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरे चरण का नेतृत्व मुख्य रूप से विजय सिंह पथिक ने संभाला था, जिनका नाम, मूल नाम क्या था विजय सिंह पथिक का, भूप सिंह इनका मूल नाम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सिर पर नहीं पहना जाता। साथियों सिर पर नहीं पहने जाने वाला आभूषण पूछा गया है। 3 ऐसे दिए हैं जो सिर पर पहने जाते हैं और एक सिर पर नहीं पहना जाता, तो हमें वो छांटना है कि कौन सा हो जाएगा। तो देखते हैं, रखड़ी, शीश फुल, मांदलिया और बोरला। तो साथियों बोरला आपको पता है सिर पे पहना जाता है, शीश फूल भी सिर पे पहना जाता है। शीश से आप आइडिया लगा सकते हो, शीश यानी सिर। रखड़ी, तो साथियों रखड़ी तो राजस्थान का प्रसिद्ध आभूषण है, तो रखड़ी भी कहाँ पे पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है। लेकिन जो मांदलिया है वो सिर पर नहीं पहना जाता, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो मांदलिया है, ये मांदलिया कहाँ पे पहना जाता है, गले में पहने जाता है। कब, गला में, गले में पहना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। ये गले का आभूषण है कौन, मांदलिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दादू दयाल जी के सत्संग स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों दादू जो पंथ है उसकी स्थापना किसने की, दादू दयाल जी ने की। और इनका जो सत्संग स्थल है या प्रार्थना स्थल है उसको क्या कहा जाता है, अलख दरीबा। क्या कहा जाता है, अलख दरीबा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है जहां मीठे शाह की दरगाह स्थित है। तो साथियों मीठे शाह की दरगाह आपसे पूछ ली जाए कहाँ स्थित है, या ऑप्शन में दिए गए प्रश्नों में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, गागरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और यहाँ पे मीठे शाह की दरगाह स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजपूताना शब्द का प्रथम मौखिक प्रयोग 1800 ईस्वी में किस विद्वान के द्वारा किया गया था। तो साथियों जो राजपूताना शब्द है इसका जो सर्वप्रथम मौखिक प्रयोग है ये कब किया गया, राजपूताना शब्द का 1800 ईस्वी में किया गया। और किसके द्वारा किया गया, तो साथियों ये किया गया जॉर्ज थॉमस के द्वारा। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब किया गया, 1800 ईस्वी में किया गया। और अगर पूछा जाए कि इसका जो लिखित प्रमाण है वो कहाँ पे मिलता है इस चीज का, तो इसका जो लिखित प्रमाण है वो विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है। कौन सी साथियों, विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है जो कि 1805 में लिखी थी, उसके अंतर्गत इस चीज का प्रमाण मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। साथियों नदी पूछी गई है कि कौन सी नदी ऐसी है जो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो कौन सी नदी हो जाएगी साथियों, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली जो नदी हो जाएगी वो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। माही नदी कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार पार करती है। और माही नदी कहाँ से निकलती है साथियों, एमपी से निकलकर राजस्थान के कहाँ से प्रवेश करती है, राजस्थान में। तो राजस्थान में अगर प्रवेश की बात करें तो राजस्थान में ये बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश करती है।
और उल्टे पूछ ले जाए कि किस आकार में बहती है, तो उल्टे यू आकार में बहकर, किस आकार में साथियों, उल्टे यू आकार में बहकर, यू आकार में बहते हुए कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उल्टे यू आकार में अगर पूछ लिया कि कौन सी नदी बहती है, तो माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा उड़िया का पठार कहाँ, किस जिले में स्थित है? तो साथियों, उड़िया का पठार मैं आपको पिछले मॉडल पेपरों में भी बार बार बता चुका हूँ, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो उड़िया का पठार है, ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर? सिरोही जिले में जो गुरु शिखर पर्वत है, तो उस गुरु शिखर की जो चोटी है, उसके ठीक नीचे उड़िया का पठार स्थित है। किसके नीचे? गुरु शिखर के नीचे, ठीक नीचे स्थित है। और अगर उड़िया का पठार की ऊंचाई पूछ ली जाए कि उड़िया का पठार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 1360 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बातारी फुलवारी नामक प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्य के ग्रंथ के लेखक कौन है? तो साथियों, बातारी फुलवारी जो ग्रंथ है, इसके लेखक हो जाएंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजयदान देथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको बातारी फुलवारी इन्होंने कितने खंडों में विभक्त की है? तो 14 खंडों में है। कितने खंडों में है? 14 खंडों में। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। और विजय सिंह पाठक की सर्वाधिक प्रचलित या सर्वाधिक प्रसिद्ध जो रचना है, वो बातारी फुलवारी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में थेवा कला सोने की मीनाकारी का मुख्य केंद्र कौन सा जिला माना जाता है? तो साथियों, कांच पर सोने की सूक्ष्म मीनाकारी को क्या कहते हैं? थेवा कला कहते हैं। और ये प्रतापगढ़ के सोनी परिवार की ये कला है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों, ये प्रश्न तो बिल्कुल आसान हो गया कि ये कहाँ का है। प्रतापगढ़ का लगभग सबको याद रहता है, लेकिन अगर वर्तमान में जो प्रश्न पूछा जा रहा है और इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि थेवा जो कला है, इसको जीआई टैग कब मिला, अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि थेवा कला को जीआई टैग कब मिला, तो आपको क्या करके आना है? 2015 करके आना है, क्योंकि थेवा कला को जो जीआई टैग मिला था, वो कब मिला था? 2015 में इसको जीआई टैग मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंबल नदी पर बने 4 बांधों में से कौन सा एक बांध राजस्थान की सीमा में स्थित नहीं है? तो साथियों, ऐसा बांध देखना है जो राजस्थान की सीमा में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। राणा प्रताप सागर राजस्थान की सीमा में स्थित है। जवाहर सागर कोटा में स्थित है, राजस्थान की सीमा में स्थित है। कोटा बैराज भी कोटा में स्थित है। गांधी सागर, तो साथियों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो गांधी सागर बांध है, ये राजस्थान की सीमा में स्थित नहीं है, क्योंकि जो गांधी सागर बांध है, ये एमपी में स्थित है। तो बाकी जो 3 हो जाएंगे ये तो राजस्थान में, लेकिन गांधी सागर एमपी में स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर में जो एल्बर्ट हॉल स्थित है, साथियों प्रश्न पूछ लिया जाए कि एल्बर्ट हॉल कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। संग्रहालय की रूपरेखा किस ब्रिटिश वास्तुकार के ने तैयार की थी? तो साथियों, एल्बर्ट हॉल का जो शिलान्यास हुआ था, वो हुआ था सन 1876 में। कब हुआ था? 1876 में इसका शिलान्यास हुआ था। और प्रिंस ऑफ वेल्स थे जो उनके आगमन पर हुआ था। तो इसकी जो डिजाइन थे, जो इसका वास्तुकार हो जाएगा, वो था सैमुअल स्विंटन जैकब। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सैमुअल स्टीनवन जैकब इसका वास्तुकार था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक माने जाने वाले मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, जो कि महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक माने जाते थे। तो कौन थे? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राव चंद्रसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राव चंद्रसेन जो कि जोधपुर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? प्रश्न पूछ ले जाए तो चंद्रसेन जोधपुर के शासक थे। इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और जीवन भर संघर्ष किया, इसलिए इनको मारवाड़ का प्रताप और प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप और प्रताप का अग्रगामी राव चंद्रसेन जोधपुर के। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की किस जनजाति में धारी संस्कार, तो साथियों धारी संस्कार का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, का विशेष प्रचलन है, जिसका संबंध पुनर्जन्म की मान्यता से है।
तो साथियों पुनर्जन्म की मान्यता से संबंधित पूछ लिया जाए संस्कार कौन सा हो जाएगा, तो धारी संस्कार हो जाएगा। और ये किस जनजाति से संबंधित है, तो साथियों ये सहरिया जनजाति से संबंधित है। धारी जो संस्कार हो जाएगा ये सहरिया जनजाति से संबंधित है। और सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है साथियों, तो ये बारां जिले में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, बारां जिले में पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, जो मृत्यु हो जाती है किसी इंसान की, तो उसके तीसरे दिन राख को आंगन में बिछा दिया जाता है और उसको किसी वस्तु से ढक दिया जाता है। और अगले दिन राख पर बने पद चिन्हों से अनुमान लगाया जाता है कि मृतक का पुनर्जन्म किस योनि में हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, धारी संस्कार हो जाएगा। इसका संबंध किससे है, सहरिया जनजाति से है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, बारां जिले में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संत बीपा की प्रसिद्ध गुफा राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो साथियों जो संत बीपा है इनकी, ये किस समुदाय के थे साथियों संत बीपा, तो संत बीपा दर्जी समुदाय के थे। किस समुदाय के थे, दर्जी समुदाय के आराध्य हैं। और इनकी जो गुफा है वो टोडा टोंक में स्थित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी गुफा कहाँ स्थित है, टोडा टोंक में स्थित है। और इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, तपस्या की थी। और अगर इनकी छतरी पूछ ली जाए साथियों, तो इनकी जो छतरी है वो छतरी तो कहाँ पे, अलग अलग स्थानों पे है इनकी छतरी, गुफा और इनका जो मंदिर है। तो छतरी तो कहाँ पे स्थित थी, इनकी गागरोन में स्थित है। और अगर मंदिर पूछ लिया जाए तो इनका मंदिर समदड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मंदिर समदड़ी में स्थित है, छतरी गागरोन में स्थित है और गुफा टोडा टोंक में। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान का कौन सा शहर अपनी ऐतिहासिक बावड़ियों के कारण बावड़ियों का शहर कहा जाता है साथियों, तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसको कहा जाता है, इसका बहुत ही आसान प्रश्न है, बूंदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ की जो रानी जी की बावड़ी सहित सैकड़ों ऐतिहासिक बावड़ियां मौजूद है और जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए बावड़ियों का शहर या छोटी काशी किसको कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम छोटी काशी भी इसको कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घोडला जो त्योहार है ये मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, तो साथियों जो घुडला त्योहार है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो घुडला ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। घुडला जो नृत्य ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो राव सातल देव की स्मृति में ये मनाया जाता है। राव सातल की स्मृति में मनाया जाता है। इसमें महिलाएं क्या करती है, एक छिद्रित मटका होता है, छिद्रित मटका होता है, उस मटके में दीपक रखकर नृत्य करती हैं। वो कौन सा नृत्य, घुडला नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिवासियों में प्रचलित मौताना प्रथा का संबंध मुख्य रूप से किससे है, तो साथियों ये मौताना कुछ इसी प्रकार से होगा। तो मौताना का जो संबंध है वो किस मुख्य रूप से किससे, विवाह के समय लिया जाने वाला शुल्क, या किसी की मृत्यु होने पर लिया जाने वाला रक्त मूल्य, या आदिवासियों का एक विशेष प्रकार का कर, या वन उपज इकट्ठा करने का अधिकार। तो साथियों दक्षिणी राजस्थान में जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं इसमें किसी व्यक्ति की अस्वाभाविक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के द्वारा आरोपी पक्ष से जो हर्जाना मूल्य वसूला जाता है उसको क्या कहते हैं, मौताना कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, राजस्थान का कौन सा दुर्ग स्वर्णगिरी कहलाता है, तो साथियों दो किले, दो दुर्ग है जिनको, एक तो स्वर्णगिरी हो गया, एक बार मैं अच्छे से बता देता हूं आपको, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। एक तो स्वर्णगिरी हो गया और एक किला जिसको स्वर्णगिरी कहते हैं। तो साथियों ये तो स्वर्णगिरी हो गया और एक हो गया स्वर्णगिरी। तो साथियों अगर स्वर्णगिरी आपसे पूछ लिया जाए तो स्वर्णगिरी तो किस दुर्ग को कहते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जालोर दुर्ग को स्वर्णगिरी का दुर्ग कहते हैं। और अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सुवर्णगिरी जिसमें ऊ की मात्रा आ रही है, तो सुवर्णगिरी का जो किला है, दुर्ग है, वो किसको कहा जाता है, जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। और जैसलमेर दुर्ग का अन्य नाम क्या है, सोनारगढ़ का किला। तो इसमें कंफ्यूज न हो, तो जो स्वर्णगिरी होता है ये जालोर दुर्ग को कहते हैं और जो स्वर्णगिरी होता है जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीकानेर रियासत के इतिहास की जानकारी देने वाली बीकानेर के राठौरारी ख्यात के लेखक कौन है, तो साथियों अच्छा प्रश्न है। बीकानेर के राठौरारी ख्यात का लेखक हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, ऑप्शन है
सी नहीं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के लेखक हो जाएंगे दयाल दास। कौन हो जाएंगे? दयाल दास बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के लेखक हो जाएंगे। और अगर पूछ लिया जाए कि दयाल दास री ख्यात किसने लिखी है, कौन सी ख्यात? दयाल दास री ख्यात। तो दयाल दास री ख्यात के लेखक भी कौन हो जाएंगे? दयाल दास हो जाएंगे। और ये राव बीका के शासन काल में ये लिखा गया था। कौन सा? बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात। तो ये राव बीका से लेकर जो सरदार सिंह है, इनका संपूर्ण शासन काल इसमें वर्णित है। किसमें? बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ढोला मारूरा दुहा नामक प्रसिद्ध लोक काव्य के रचयिता कौन है? तो साथियों, ढोला मारूरा दुहा क्या है? राजस्थानी प्रेम काव्य है। कैसा है ये? प्रेम पूछ ले जाएगी, किसका, कौन सा काव्य है ये? तो प्रेम काव्य है। और इसका जो लोक काव्य के जो रचयिता हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि कल्लोल इसके रचयिता हैं। किसके? ढोला मारूरा दुहा के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? तो राजस्थान की जो प्रथम वन नीति है वो 2010 में घोषित की गई। और तिथि अगर पूछ लिया जाए तो 18 फरवरी 2010 को राजस्थान की प्रथम वन नीति घोषित की गई। और राजस्थान अपना पहली राज्य वन नीति ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य था। कौन सा? राजस्थान, जिसने अपनी वन नीति घोषित की थी। राजस्थान अपना देश का फर्स्ट राज्य था जिसने अपनी वन नीति घोषित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है? तो साथियों, कौन सी वो झील है जिसके किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है? तो नटनी का चबूतरा साथियों बना हुआ है। फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। किस झील के किनारे बना हुआ है? पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। और ये झील कहाँ पे स्थित है? पिछोला ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और अगर पूछ ले जाए कि नटनी के चबूतरा का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? तो राणा लाखा के काल में। किसके काल में? राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि एक प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साथियों, नटनी का चबूतरा तो उदयपुर में हो गया, लेकिन नटनी का बारा पूछ लिया जाए साथियों कहाँ पे स्थित है? तो ये रूपा रेल पर नदी पर राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में छप्पनिया काल किस विक्रम संवत में पड़ा था जिसने भयानक तबाही मचाई थी? तो साथियों, जो छप्पनिया काल है ये किस विक्रम संवत में पड़ा था? तो साथियों, अगर विक्रम संवत पूछ लिया जाए तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। और सन पूछ ली जाए तो सन 1899 से 2000, सॉरी 2000 नहीं, 1899 से 1900 में राजस्थान में ये भयंकर अकाल पड़ा था। और उस समय विक्रम संवत 1956 चल रहा था, इस कारण इसका नाम छप्पनिया अकाल पड़ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से बुने हुए सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो साथियों, किस स्थल से हुए हैं सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त? कालीबंगाहाट से, या बैराठ, या गणेश्वर रंगमहल, या बागोर तिलवाड़ा से? तो साथियों, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुने हुए सूती कपड़े के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये हुए हैं बैराठ और बालाथल से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। बैराठ और बालाथल से बुने हुए सूती वस्त्रों के अवशेष, कपड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि बैराठ कहाँ पर स्थित है साथियों, तो बैराठ तो साथियों कोटपूतली बहरोड जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? विराटनगर कोटपूतली बहरोड में स्थित है। और बालाथल पूछ ले जाए साथियों, बालाथल कहाँ है? तो बालाथल साथियों उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के प्रश्न है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो साथियों, कंप्यूटर का मस्तिष्क मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तो कहा नहीं जाएगा। तो किसको कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क? सीपीयू को कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर की जितनी भी गणनाएं और जो प्रोसेसिंग होती है वो किसमें होती है साथियों? सीपीयू में ही होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट की दुनिया में www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों, www बहुत ही कई बार प्रश्न आ चुका है, अच्छा प्रश्न है। तो इसको वर्ल्ड वाइड वेब भी नहीं
वाइड वर्ल्ड भी नहीं, वे वर्ल्ड भी नहीं, इसको कहते हैं ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड। साथ ही इसका जो ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी की इकाई एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो साथियों, जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? बिट होती है। तो हमें से पूछा गया है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो साथियों, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। और 8 अगर पूछ लिया जाए कि 8 बिट से मिलकर क्या बनता है, तो 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है। क्या बनता है? बाइट बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि 4 बिट्स मिलकर क्या बनाते हैं, तो 4 बिट्स मिलकर एक निबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं साथियों? निबल बनाते हैं। कितने? 4 बिट्स मिलकर। अगर पूछ लिया जाए कि निबल कितने बिट से मिलकर बनता है, तो 4 बिट से मिलकर निबल बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर F1 से लेकर F12 तक की दी गई कुंजियों को क्या कहा जाता है? तो साथियों, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उस पर F1 से F12 तक कितनी कुंजियां होती हैं साथियों? 12 कुंजियां होती है। पहला प्रश्न तो यही हो गया कि फंक्शन की कितनी होती हैं, तो साथियों 12 होती हैं। और उनको क्या कहा जाता है साथियों? तो इनको फंक्शन कीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन की कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? फंक्शन की कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रीजनिंग का प्रश्न है साथियों। किसी कूट भाषा में कैट को 24 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डॉग को क्या लिखेंगे? तो साथियों, कैट को 24 किस प्रकार लिखा गया है देखते हैं। तो सी वर्णमाला में कितने नंबर पे आता है? 3। ए कितने नंबर पर आता है? 1। और टी कितने नंबर पर आता है साथियों? 20। तो टोटल मिलाकर क्या हो गया इनका? 24 हो गया। तो उसी प्रकार डॉग का देख लेते हैं साथियों। तो डॉग में डी कितने पर आता है? 4 नंबर पर। ओ कितने पर आता है? 15 पर। और जी कितने पर आता है साथियों? जी आता है 7 नंबर पर। अगर इनका टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 26। तो डॉग को क्या लिखा जाएगा कूट भाषा में? 26। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंखला दी गई है और इसको पूरा करना है, तो दी गई श्रृंखला को पूरा करें। 2, 4, 8 और 16। तो साथियों, 2 का डबल क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान है। 2 का डबल क्या हो जाएगा? 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का क्या हो जाएगा? 32। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आसमान को जल कहा जाए और जल को हरा कहा जाए, तो मछलियां कहाँ तैरेंगी? मछलियां कहाँ रहेंगी? तो साथियों, मछलियां कहाँ रहती हैं? मछलियां तो जल में रहती हैं। और जल को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जल को हरा कहा जा रहा है। तो मछलियां कहाँ रहेंगी? हरा में रहेंगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि वह मेरी माता के इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो साथियों, किसने कहा? राम ने कहा। किसकी तरफ? एक महिला की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा? कि वह मेरी माता के इकलौते पुत्र। तो राम की माता, तो माता के इकलौता पुत्र कौन हो गया? राम ही हो गया साथियों। तो इकलौते पुत्र की पत्नी है, तो राम की कौन है वो महिला? क्या लगेगी? वो पत्नी लगेगी। तो इस प्रश्न से क्या पूछ रहा है हमसे कि महिला का राम से क्या संबंध है? तो महिला का राम से क्या संबंध हो जाएगा? पत्नी का संबंध हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सामान्य वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों, एक वयस्क मानव में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है ऑप्शन सी कितनी? 206 होती है। और अगर पूछ लिया जाए कि एक नवजात शिशु में कितनी होती है, किसमें? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो यह लगभग 300 के आसपास होती है। कितने? 300 के आसपास होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल का सही रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों, जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। तो ऑप्शन है डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर को सूर्य के प्रकाश के मुख्य रूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो साथियों, सनलाइट से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो साथियों, सूर्य की जो रोशनी होती है उससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
बिजली के बल्ब के अंदर जलने वाला फिलामेंट सामान्यतः किस धातु का बना होता है साथियों? अच्छा प्रश्न है। तो जो बल्ब होता है लाइट का, जैसे कि आपने पुराने बल्ब देखे होंगे, जो अभी तो सीएफएल और एलईडी वगैरह चल गए, लेकिन उससे पहले जो ट्रांसपेरेंट बल्ब होते थे, उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता था? तो साथियों, जो पुराने पीले कलर के जो बल्ब होते थे, उनके अंदर जो फिलामेंट होता था वो ऑप्शन सी टंगस्टन का बना होता था। किसका बना होता था? टंगस्टन का बना होता था, क्योंकि इसका जो गलनांक, जो मेल्टिंग पॉइंट होता था, वो क्या होता था? बहुत ही ऊंचा होता था। और लगभग कितना होता था इसका जो गलनांक पॉइंट है साथियों? वो 3422 डिग्री सेल्सियस होता था, जिसके कारण क्या ये पिघलता नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी व्याकरण में अमृत शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो साथियों, अमृत का जो सही पर्यायवाची देखेंगे, गरल, सुधा, अंबु, नव। तो साथियों, अमृत का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा सुधा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जो अन्य शब्द हैं, गरल का अर्थ क्या होता है साथियों? गरल का अर्थ होता है विष या जहर। और जो अंबु है, इसका अर्थ होता है साथियों जल। और जो नभ है, इसका अर्थ क्या होता है साथियों? आकाश होता है। तो अमृत का जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पर्यायवाची सुधा हो जाएगा, क्योंकि सुधा का अर्थ भी क्या होता है? अमृत होता है। आकाश शब्द का उचित विलोम बताओ। तो साथियों, आकाश का तो उचित विलोम क्या हो जाएगा साथियों? आकाश कहाँ होता है? ऊपर होता है। तो नीचे क्या होता है? पाताल होता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, आकाश का पाताल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन सी आस्तिक कहते हैं। कई बार साथियों प्रश्न आसान भी आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आसान प्रश्नों को सॉल्व ना करें। तो इनको प्रश्नों को भी आप अच्छे से देख लिया करो, क्योंकि प्रश्न में, पत्र में कई बार आसान प्रश्न भी आ जाते हैं, जिनको हम जल्दबाजी के या कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलत कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुहावरे आंख का तारा होना का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो साथियों, आंख का तारा होना का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। साथियों, आर्टिकल हमें यहाँ पे बताना है। सी इज ए ब्लैंक ऑनेस्ट गर्ल। तो साथियों, कई बार बच्चे क्या करते हैं, जिनको ग्रामर के आर्टिकल के नियम की जानकारी नहीं होती, वो इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं साथियों, लेकिन इसको ऑनेस्ट नहीं पढ़ के इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे। और आपको पता होता है आर्टिकल का जो नियम होता है, उसमें अगर वोवल साउंड की जो ध्वनि आ रही है, जिसमें वोवल कितने होते हैं हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में? 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर वोवल का जो साउंड आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है साथियों? वोवल का। तो एन का प्रयोग करते हैं। और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, किसका? कॉन्सोनेंट, जिनको व्यंजन कहते हैं हिंदी में। और अगर व्यंजन का साउंड आ रहा है तो ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको एच समझ के इसको कॉन्सोनेंट नहीं समझना है, क्योंकि ये व्यंजन नहीं है। क्योंकि आप इसका जब प्रोनाउंस करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट बोलेंगे। तो ऑनेस्ट में ओ की ध्वनि आ रही है, तो जो कि वोवल है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें एन आर्टिकल आएगा। तो ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड चाइल्ड। साथियों, चाइल्ड का हमें यहाँ पे क्या देखना है? प्लूरल देखना है। तो साथियों, हम क्या करते हैं, जब प्लूरल बनाते हैं तो हमारी आदत है कि हमको तो याद रहता है कि हमें क्या लगाना है, किसी भी शब्द के अंत में हम तो एस लगा देंगे। और अगर एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। लेकिन साथियों, चाइल्ड के साथ आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आप चाइल्ड का प्लूरल बनाओगे तो कहीं आप चाइल्ड को ऐसे कर दो चाइल्ड्स, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। या फिर आप ऐसे सोचो कि चिल्ड्रन कर देंगे और चिल्ड्रन में क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म होता है एक्यूरेट, वो होता है साथियों चिल्ड्रन। क्या होता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चिल्ड्रन। हमें यहाँ पे एस या एस का किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? चिल्ड्रन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनिम सिमिलर वर्ड ऑफ हैप्पी। साथियों, सिनोनिम क्या होता है? समानार्थी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? समानार्थी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? समानार्थी शब्द होते हैं। नए बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। और एंटोनिम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एंटोनिम क्या होता है, तो एंटोनिम विपरीतार्थक शब्द होते हैं। कैसे? विपरीत जो शब्द होते हैं, उल्टे जो शब्द होते हैं, अर्थात विलोम। तो हमें यहाँ सिनोनिम पूछा है, तो हैप्पी यानी क्या होता है? खुश होता है। तो खुश का जो समानार्थी जो शब्द होगा वो क्या होगा? देखते हैं। सैड, सैड तो नहीं होगा, क्योंकि सैड तो दुखी होता है। एंग्री यानी गुस्सा होता है, तो हैप्पी का तो नहीं होगा सिनोनिम। अपसेट भी नहीं होगा, क्योंकि अपसेट यानी दुखी होता है। लेकिन जॉयफुल यानी क्या होता है? प्रसन्न चित्त या खुशी। तो हैप्पी का जो सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी जॉयफुल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड फॉर हॉट। तो साथियों, हॉट यानी क्या होता है? गर्म होता है। गर्म का हमें क्या देखना? विलोम शब्द देखना है। तो गर्म का तो विलोम क्या हो जाएगा? वार्म, गर्म नहीं होगा,
बॉइलिंग यानी भी क्या होता है, गर्म होता है, तो ये भी नहीं होगा। फायर यानी आग गर्म होता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन कोल्ड क्या होता है, ठंडा या शीतल होता है। तो साथियों हॉट का जो एंटोनिम हो जाएगा वो कोल्ड हो जाएगा। और साथियों इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। आपसे आशा है कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।